जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में हुई कुछ बड़ी डिजाइन चेंजेस के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों टेडबीएफ में अब जो डिजाइन चेंजेस हैं वो लगातार हो रही हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, टेडबीएफ पर हम बात करें उससे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत जहां से हुई हमें वो जानना जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले एलसीए नेवी के बारे में। भारतीय नौसेना इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ स्वदेशी तौर पर जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है उसको विकसित करने पर लगी हुई है, ताकि उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। हालांकि अगर हम एलसीए नेवी प्रोग्राम की बात करें तो भारतीय नौसेना ने पहले भी कह दिया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए अभी उतने अच्छे नहीं है। इसलिए उन्होंने इंसिस्ट किया है कि आडा टेडबीएफ प्रोग्राम पर अपना जो प्राइमरी फोकस है वो रखे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलसीए नेवी टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना का जो नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस है वो इस समय इस पे काम भी कर रहा है। अब अगर हम इनिशियल प्रोटोटाइप की बात करें यानी NP1 और NP2 की बात करें जो कि भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए थे, तो ये बेसिकली एयरफोर्स फाइटर्स हैं जिन्हें नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया। लेकिन जो NP5 वेरिएंट है या NP5 एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया। और अगस्त 2023 में NP5 ने बेसिकली अपना जो मैरिन टेस्ट फ्लाइट है उसको परफॉर्म किया है और उसके बाद से लगातार इस एयरक्राफ्ट में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो की जा रही हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है ये प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एयरफ्रेम के साथ आता है, वहीं इसमें जो मेंटेनेबिलिटी है इसको इम्प्रूव किया गया है और भी कई सारे जो फ्यूचरिस्टिक एडवांसमेंट हैं वो हमें इस एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाली हैं। अब बहुत जल्दी जो ऑफ नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल्स हैं NP5 के वो शुरू किए जाएंगे और उसके बाद जो डिटेल एनालिसिस प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा जो कि इनके स्ट्रेस पॉइंट पे होगा और इन्हीं से प्राप्त जो डेटा होंगे उनके आधार पे जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के लैंडिंग गियर्स है इनके डेवलपमेंट को शुरू किया जाएगा। यानी कि टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए हमारा जो एलसीए नेवी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय नौसेना को टेडबीएफ की ही जरूरत क्यों है? क्या हमारा एलसीए नेवी वाकई इतना खराब है कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलसीए नेवी एक अच्छा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, लेकिन ये भारतीय नौसेना की उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता जिसमें उन्हें एक हाई एंड्योरेंस और एक मैसिव पेलोड को कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि बड़े स्ट्राइक मिशंस को एग्जीक्यूट कर सके। और इसीलिए भारतीय नौसेना अपनी जो प्राथमिकता है वो टेडबीएफ को दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एलसीए नेवी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है या उपयोगी नहीं है। दरअसल एलसीए नेवी का इस्तेमाल जो नए पायलट्स हैं इनको ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। उनको ये एक वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा कि कैसे एक ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर या कैसे एक डिग बेस्ड फाइटर ऑपरेट करता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है और भी कई सारे एस्पेक्ट हैं जो इससे कवर होने वाले हैं। हालांकि अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की बात करें तो एकदम अलग फाइटर होने वाला है। उसको बनाने का उद्देश्य ये है कि वो लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन को एग्जीक्यूट करेगा जिनकी समय अवधि 2 घंटे से भी ज़्यादा की होती है और ये 400 नॉटिकल माइल से ज़्यादा दूरी तक के जो मिशंस हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा इजीली एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। अब अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की जो डिज़ाइन है ये काफ़ी हद तक राफेल से सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती है, लेकिन अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो मेजर डिफरेंस है डिज़ाइन में वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप इसकी शेप की बात करें तो निसंदेह ये राफेल जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन विंग्स और कैनार्ड के जो डायमेंशंस हैं इसके अलावा उनकी जो पोजिशनिंग है ये राफेल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसको पावर करने के लिए 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है जो कि निस्संदेह राफेल में इस्तेमाल होने वाले निग्मा M88 से ज़्यादा पावरफुल हैं और यही टेडबीएफ के लिए एक जो मेजर एडवांटेज है वो बनने वाला है। इसके अलावा आपको ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में फोल्डेबल विंग डिज़ाइन देखने को मिलेगी जो कि इसे एक और मेजर एडवांटेज प्रदान करेगी राफेल की तुलना में, क्योंकि हम सब जानते हैं राफेल का जो M वेरिएंट है जो भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदा जा रहा है उसमें आपको फोल्डेबल विंग्स देखने को नहीं मिलती। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इनके रखरखाव में होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में जो डेक होता है वहाँ पर जगह काफ़ी कम होती है, काफ़ी लिमिटेड होती है। ऐसे में एयरक्राफ्ट की जो विंग है उसको फोल्ड करके जो जगह है वो बचाई जाती है, लेकिन ये एडवांटेज हमें राफेल M में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर इस फीचर के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक तरफ तो ये राफेल ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, दूसरी तरफ
इसके रख रखाव में भी काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। और कई लोग ये पूछते हैं कि राफेल के आने के बाद टेडबीएफ की क्या जरूरत होगी। तो एडवांसमेंट की बात की जाए तो राफेल के तुलना में ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि इसमें जो 5th जेन टेक्नोलॉजीज है वो इस्तेमाल की जाएगी और इसको 5th जेन माइनस एयरक्राफ्ट की जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है, इसलिए आप राफेल से इसको कंपेयर ना करें। अब आइए बात करते हैं टेडबीएफ में हुए डिजाइन चेंजेस के बारे में। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 के बाद से हमें टेडबीएफ में लगातार जो डिजाइन चेंजेस हैं वो देखने को मिले हैं, जो कि विजिबल भी थे। अगर हम अर्लियर डिजाइन की बात करें, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो प्रदर्शित करी गई थी उसमें इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन था वो 11.2 मीटर्स का था, वहीं इसका जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 7.6 मीटर्स का है। और अगर हम नए स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अब टेडबीएफ की जो नई डिजाइन सामने आई है उसमें इसका अनफोल्डेड विंग स्पैन 11.6 मीटर्स का है, वहीं जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 8.3 मीटर्स का है। यानी जो ओवरऑल विंग स्पैन है उसे 0.4 मीटर तक बढ़ाया गया है। वहीं इसका जो विंग एरिया है वो भी अब 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है। लार्जर विंग एरिया के अपने एडवांटेज होते हैं। ये एयरक्राफ्ट को अलाउ करता है कि ये अधिक से अधिक जो एयर है उसको डिस्प्लेस करता है, और इसका जो लो विंग लोड है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो लार्ज विंग एरिया है ये बेसिकली एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो लोअर स्टालिंग स्पीड है इनको अचीव करने में सहायता करता है। वहीं इस तरह के जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये काफ़ी कम स्पीड पे लैंड कर सकते हैं और काफ़ी बड़े पेलोड के साथ टेक ऑफ भी कर सकते हैं, और ये जो रिक्वायरमेंट है एक डिग बेस फाइटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो नई मॉडिफिकेशन करी गई है इससे जो टेडबीएफ की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हुई है। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा टेडबीएफ में वो होने वाली है इसकी ओवरऑल लेंथ। अगर हम एयरक्राफ्ट की ओवरऑल लेंथ की बात करें तो पहले इसकी जो लेंथ थी वो 16.3 मीटर्स की थी और अब ये लेंथ 17 मीटर की हो गई है। वहीं इसकी जो हाइट है वो 5.65 मीटर्स की हो चुकी है। टेडबीएफ की सिर्फ लंबाई और दूसरी चीजें ही परिवर्तित नहीं हुई है, बल्कि इसका जो वेपन पेलोड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। अगर आप टेडबीएफ की इमेजेस को गौर से देखेंगे जो कि आडा प्रेजेंटेशन में सामने रखी गई थी अक्टूबर 2023 में, तो उसमें एक चीज खास नोटिसेबल है कि जो विंग पेलोड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें परिवर्तन हुआ है। अगर आप अस्त्र पाइलॉन की बात करें तो पहले ये जो पाइलॉन था ये अंडर फ्यूजलाज था एयरक्राफ्ट के, लेकिन अब इसे जो विंग बॉडी जॉइंट है वहां पर मूव किया गया है और ये चीजें क्लियरली हम इमेजेस में देख भी सकते हैं। दूसरे डिजाइन चेंजेस की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमें इसमें देखने को मिलेगा वो होने वाला है इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड। पहले ये माना जा रहा था स्पेसिफिकेशन के आधार पे कि एयरक्राफ्ट का जो एल्टीट्यूड होगा वो 60,000 फीट का होगा, लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई है उसके बाद जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 55,000 फीट तक बताया गया है। वहीं इसके रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं। अगर हम दूसरे डिटेल्स की बात करें टेडबीएफ को लेकर के तो आप सबको पता है कि इसमें जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। इसमें हमें डेटा फ्यूजन देखने को मिलेगा, एडवांस एसा रडार देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और वही इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो अब 26 टन के आसपास है और ये अपने एक्सटर्नल स्टोर्स में तकरीबन 7.5 टन के जो आर्मामेंट्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। वहीं इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब टेडबीएफ की टाइमलाइन की बात करें तो कल ही एक बड़ी अपडेट आई थी सामने आडा से, जहां पर यह कहा गया था कि जो एयरक्राफ्ट है ये 4 वर्षों में इसका जो प्रोटोटाइप है वो बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन रेडी होने तक के लिए हमें 2032 का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।